For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो बच्चों, मेरा नाम तुषार भारद्वाज। ये आपका और हमारा फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, सेल एंड सेल थ्योरी। सेल क्या है, क्या मीनिंग होता है सेल का, कैसे हम इसको बेसिक यूनिट कंसिडर कर रहे हैं, क्यों कंसिडर कर रहे हैं। सेल थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको स्टार्ट किया और कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको एक्सटेंड किया, एक्सटेंशन के पाथवे पर ले गए, और कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको प्रैक्टिकल वेरीफाई किया कि भाई सेल थ्योरी में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या इसके ऑब्जेक्शन पॉइंट थे। ये सभी हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है। सेल क्या है? सेल हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक बेसिक यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल सेंस में और फंक्शनल सेंस में। अगर आप किसी भी बॉडी की स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं, तो आपको मालूम होगा कि वो पूरी बॉडी, चाहे वो प्लांट्स हो या वो एनिमल्स हो, किसके मिलने से बने होते हैं? सेल के मिलने से। ठीक है। जो हमें आज की तारीख में मालूम है कि भाई हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के मिलने से बना होता है। ठीक है। चाहे वो प्लांट्स हो या फिर वो एनिमल हो, कोई भी। बात यह आती है कि सेल को हम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, ऐसा क्यों कहते हैं? इसका एक बहुत बेसिक कारण है, बेसिक रीजन है कि सेल के अंदर सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती हैं। सेल के अंदर सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती हैं, इसलिए हम सेल को क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जब आप फंडामेंटल लगा देते हैं ना किसी भी चीज के आगे, तो उसको क्या बोलते हैं? बेसिक। ठीक है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मान लेते हैं XYZ कोई भी स्टूडेंट है, मैंने उसको बोला कि भाई इस बच्चे के फंडामेंटल बड़े क्लियर हैं, बहुत बेस्ट है फंडामेंटल्स, साइंस के फंडामेंटल्स या मैथ्स के फंडामेंटल। इसका मीनिंग क्या हुआ? उस बच्चे को चैप्टर मान लेते हैं कि 1% याद नहीं है, मान लेते हैं ऐसा, लेकिन अगर उसके फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो वो बच्चा उस चैप्टर के क्वेश्चंस को भी काफी हद तक कवर करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि उसके बेसिक्स क्लियर हैं। ऐसे ही आपने बोला कि सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट है ये लाइफ की। क्लियर? सेल के बारे में सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक हमारे एक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में, ठीक है, रॉबर्ट हुक हमारे एक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में बताया कि भाई सेल क्या है, क्या स्ट्रक्चर हो सकती है उसकी, ये सभी चीजें। थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक वो साइंटिस्ट जिन्होंने 1665 में बताया कि सेल क्या है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि रॉबर्ट हुक जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले एनालाइज किया कि भाई सेल की स्ट्रक्चर क्या हो सकती है। उन्होंने जो माइक्रोस्कोप यूज किया था वो भी खुद ही बनाया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उन्होंने प्लांट सेल से एक कॉर कैम्बियम वाले हिस्से से थिन स्लाइस को लिया और उसको एनालाइज किया, चेक किया अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप में। और उन्होंने क्या देखा, अंदाजा लगा सकते हैं आप? उन्होंने क्या देखा कि जो हनी कॉम्ब की स्ट्रक्चर होती है बिल्कुल सेम है। इसी तरह से हमारे पास सेल की स्ट्रक्चर उनको देखने को मिली जब उन्होंने कॉर कैम्बियम की थिन स्लाइस को चेक किया अपने ही बनाए हुए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। लेकिन यह काम कब किया गया? 1665। तो रॉबर्ट हुक ने क्या बताया कि हमारे पास जो सेल की स्ट्रक्चर होती है, ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी जो बनी होती है सेल के मिलने से, है ना, तो वो सेल कैसी दिखाई पड़ती है? हनीकॉम्ब जैसी। हनीकॉम्ब मींस समझ रहे होंगे ना आप, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें आपने देखा होगा इस तरह का पैटर्न बना रहता है। इस तरीके से एक रैंडम स्ट्रक्चर होती है और सेम ऐसी ही स्ट्रक्चर उन्हें देखने को मिली जब उन्होंने चेक किया कॉर कैम्बियम की थिन स्लाइस को लेकर अपने ही बनाए हुए
माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। उन्होंने बोला कि जो हनीकॉम्ब की स्ट्रक्चर है, यहां पर जो सिंगल सिंगल यूनिट्स हैं, ये सब क्या हैं? सेल्स। ठीक है, क्या होती हैं? सब सेल्स होती हैं। ये जो उन्होंने डेटा दिया था सेल को लेकर, इस सभी को उन्होंने एक पेपर में पब्लिश किया, और वो कौन सा था? माइक्रोग्राफिया। क्या नाम डाला गया था उसको? माइक्रोग्राफिया। ठीक है, तो माइक्रोग्राफिया पेपर में उन्होंने पब्लिश कराया कि भाई सेल की डिटेल क्या है जो उन्होंने अभी एनालाइज की है। और ये सब काम कब किया गया? 1665। ठीक है, नेक्स्ट एक साइंटिस्ट आए हमारे पास जिनका नाम क्या था? एंटोन वॉन ल्यूवनहुक। एंटोन वॉन ल्यूवनहुक। एंटोन वॉन ल्यूवनहुक एक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ सेल के स्केच तैयार किए। और वो कौन सी सेल्स थी? स्पर्म सेल। ठीक है, तो ल्यूवनहुक ने क्या बताया कि स्पर्म सेल और ह्यूमन स्ट्रेटेड मसल्स स्ट्रक्चर्स कैसी हो सकती हैं। ठीक है, उनके स्केच को दिया। तो ये कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने बताया कि भाई सेल क्या होती हैं, कैसी ये दिखाई देती हैं, क्या इनका मीनिंग है, ये सभी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी। ठीक है, सेल आपको क्लियर हुआ? सेल के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि सेल को हम क्यों बोल रहे हैं बेसिक यूनिट, क्योंकि सेल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन अराइज करता है कि सेल को किस बेसिस पर कह रहे हैं आप, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने वाली एक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर वो एनिमल्स हो। ह्यूमन एनिमल्स में आता है, ये आपको मालूम है। तो किस बेस पर बोल रहे हैं आप, क्या आंसर करेंगे? तो आपको बताना होगा कि सेल एक वो स्ट्रक्चर है जिसमें सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी देखी जाती हैं। ठीक है, वो बात ठीक है कि सेल की एक्टिविटी को भी कोई और कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। लेकिन जितनी भी ऑर्गेनेली हैं उनको आप नहीं कह सकते कि इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकती हैं, आत्मनिर्भर होकर वो जिंदा रह सकती हैं, डिवीजन कर सकती हैं। लेकिन सेल के पास काफी सारी ऑर्गेनेली हैं और हर ऑर्गेनेली का अलग अलग फंक्शन है, जिसके बेस पर आप बोलते हैं ओवरऑल कि सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और खास तौर से सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म में वो साइटोप्लाज्म क्या करता है? साइटोप्लाज्म मतलब साइटोसॉल भी कह सकते हैं आप। तो साइटोप्लाज्म क्या करता है? एक प्लेस प्रोवाइड करता है, एक बेस प्रोवाइड करता है सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस हो या और कोई रिएक्शंस हो। ग्लाइकोलाइसिस मींस ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना, एक एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी की स्टार्टिंग के लिए आप सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिनका नाम था एम.जे. स्क्लिडन। एम.जे. स्क्लिडन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1838 में बताया कि भाई सेल थ्योरी क्या है। उन्होंने ये बताया कि भाई सेल जो होती है वो एक बेसिक यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। लेकिन उन्होंने जो काम किया, ये जो डिस्क्रिप्शन दी, वो किससे रिलेटेड थी? प्लांट से रिलेटेड, क्योंकि ये बॉटनिस्ट थे। ठीक है, तो एम.जे. स्क्लिडन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1838 में जो बॉटनिस्ट थे बताया कि भाई सेल अपने आप में एक बेसिक यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, सभी प्लांट्स के अंदर। लेकिन एक दूसरे साइंटिस्ट थियोडोर श्वान एक वो साइंटिस्ट जिन्होंने 1839 में बताया कि सेल बेसिक यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, मेनली एनिमल्स के केस में। क्योंकि ये जो साइंटिस्ट थे थियोडोर श्वान, ये जूलॉजिस्ट थे। एम.जे. स्क्लिडन जो साइंटिस्ट थे, मैथियस जैकब, एम.जे. स्क्लिडन मीन मैथियस जैकब स्क्लिडन, ये बॉटनिस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने प्लांट पर वर्क किया। लेकिन जो 1839 में साइंटिस्ट सामने आए सेल थ्योरी को लेकर, जिन्होंने सेम लाइन बोली कि भाई सेल बेसिक यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, लेकिन ये जो साइंटिस्ट थे हमारे थियोडोर श्वान, ये जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, यहां पर आप इसको मेंशन कर दीजिएगा। ये बॉटनिस्ट थे और थियोडोर श्वान के लिए आप डालेंगे जूलॉजिस्ट।
आगे आने वाले समय में लगभग आप मानिए 3 से 4 साल के गैप से ये दोनों ही साइंटिस्ट जिनके कंक्लूजन सेम आ रहे थे कि भाई सेल थ्योरी में एक स्टेटमेंट बन रही है कि सेल बेसिक यूनिट है। दोनों ने स्टार्टिंग तो सेपरेट की, एक ने प्लांट्स पर और एक ने एनिमल्स पर, लेकिन आगे चलकर उन्होंने फिर इस थ्योरी को कंबाइन किया और एक जॉइंट पेपर पब्लिश किया कि भाई सेल थ्योरी क्या है। सेल थ्योरी के लिए उन्होंने एक दूसरा नाम दिया सेल डॉक्ट्राइन। क्या नाम दिया? सेल डॉक्ट्राइन। उनका कहना था कि भाई जो सेल थ्योरी है हम उसको एक दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, सेल डॉक्ट्राइन। अब सेल थ्योरी में उनकी बेसिक स्टेटमेंट क्या थी कि सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन अ सेंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, क्योंकि अब दोनों चीजें हमारे पास आ चुकी थी, प्लांट से रिलेटेड और एनिमल से रिलेटेड, तो दोनों ने मिलकर यह बताया कि प्लांट और एनिमल्स में जो स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है वो सेल है। ये सेल थ्योरी के लिए एक मेन लाइन दी गई, ठीक है, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं सेल डॉक्ट्राइन। अच्छा, सेल थ्योरी में एक और पॉइंट दिया गया कि हर सेल का अपना एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। क्या बताया उन्होंने कि हर सेल का अपना एक न्यूक्लियस होता है। सेल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। सेल के पास वो सभी सफिशिएंट पावर है जिसके बेसिस पर वो अपने आप से जिंदा रह सकती है, और ऑर्गेनेली के पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। सेल थ्योरी के बारे में ये सब डिटेल आने के बाद क्या हुआ, कुछ एक्सटेंशन देखे गए। अब वो एक्सटेंशन की जो शुरुआत की गई उसके लिए सबसे पहले साइंटिस्ट थे कार्ल नागली। तो सेल थ्योरी की एक्सटेंशन को लेकर जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे उनका नाम था कार्ल नागली। कार्ल नागली ने सबसे पहले बताया कि भाई सेल का जन्म होता है डिवीजन के बेस पे। स्पेशली उन्होंने हाईलाइट किया डिवीजन वर्ड को, ठीक है, कि डिवीजन के द्वारा पुरानी सेल से नई सेल बनती हैं, ठीक है। अब यहां पर चलिए इसको डाल देते हैं टॉपिक को। जो मेन वर्ड था उनका वो था डिवीजन, कि सेल में डिवीजन चलता है और नई सेल की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन ये जो इन्होंने काम किया वो प्लांट और एनिमल दोनों पर नहीं था, वो सिर्फ किस पर था? प्लांट्स पर। तो डिवीजन ऑफ प्लांट सेल्स, इसके बारे में उन्होंने डिटेल दी। तो एक्सटेंशन हुआ थोड़ा सा, क्योंकि सेल थ्योरी के अंदर डिवीजन को लेकर कोई पॉइंट नहीं बनाया गया था। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट आए एक्सटेंशन को लेकर, रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो ने जो काम किया वो 1856। इन्होंने क्या बताया कि पुरानी सेल से नई सेल का जन्म होता है, लेकिन इसको एक स्टेटमेंट के तौर पर दिया, और वो क्या था? ओमनिस सेल्यूलाई। आप इसको ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला भी लिख सकते हैं, कि मतलब क्या होता है इसका? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस, ठीक है। तो रुडोल्फ वर्चो के जरिए 1856 में क्या बताया गया? ओमनिस सेल्यूलाई, ठीक है। तो ओमनिस सेल्यूलाई का मतलब होता है नई सेल्स का बनना, लेकिन किससे बनती हैं? पुरानी सेल से। तो इस तरीके से हमारी सेल थ्योरी धीरे धीरे बढ़ती चली गई, थोड़ा उसमें एक्सप्लेनेशन ऐड होने लगी अलग अलग साइंटिस्ट के जरिए, ठीक है। तो एक्सटेंशन के लिए आपने दो साइंटिस्ट अभी सुने कि भाई कार्ल नागली ने क्या काम किया? डिवीजन ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल में बताया डिवीजन के बेसिस पर पुरानी सेल से नई सेल्स बनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर रुडोल्फ वर्चो ने क्या बताया 1856 में कि पुरानी सेल से नई सेल बन रही है, वो बात ठीक है, लेकिन हम इसको एक शॉर्ट में क्या नाम देते हैं? ओमनिस सेल्यूलाई। थोड़ा सा इन्होंने रिप्रोडक्शन को लेकर भी एक्सप्लेनेशन वगैरह डाल दी कि भाई कैसे प्रोसेस आगे चल सकता है, मतलब डिटेल को थोड़ा और बढ़ा दिया। लेकिन थर्ड नंबर पे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था तो थर्ड नंबर पे हमारे पास एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने क्या देखा कि अब तक जितने भी साइंटिस्ट आ रहे हैं सब थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो इसीलिए इन सब चीजों को देखते हुए उन्होंने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दी, लेकिन किसके सपोर्ट में? रुडोल्फ वर्चो के। रुडोल्फ वर्चो की जो कॉन्सेप्ट थी, जिसमें डिवीजन का भी जिक्र किया गया था, पुरानी चीजों को भी ले लिया गया था, साथ में रिप्रोडक्शन वर्ड कुछ इस तरह की चीजें भी ऐड कर दी गई थी। तो उन्होंने जो रुडोल्फ वर्चो की एक्सप्लेनेशन थी उसको एक्सपेरिमेंटल एविडेंस में कन्वर्ट किया, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। तो लुईस पास्चर को काफी ज्यादा एक हाई लेवल के व्यक्ति भी माना गया, हाई लेवल के साइंटिस्ट माना गया, क्योंकि वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दी
सेल थ्योरी से रिलेटेड। आपने नोटिस किया होगा अब तक हम 4 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, एमजे स्क्लिडन, थियोडोर श्वान और कार्ल नागली और रुडोल्फ विर्चो, लेकिन कहीं पर भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है, इसीलिए हाईलाइट किया जाता है लुईस पास्चर को। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ वर्चो। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना है कि सेल थ्योरी को लेकर जो जितने भी एक्सटेंशन आई हैं, जितने भी साइंटिस्ट का जिक्र आया है, तो इन सब के बेस पे कंक्लूजन कि क्या पॉइंट्स बने, सुनते हैं एक बार। सबसे पहला पॉइंट, मॉडर्न विजन भी कह सकते हैं आप, लेटेस्ट व्यू कह सकते हैं सेल थ्योरी का। ठीक है, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी है और जो एक्सटेंशन वाले साइंटिस्ट थे उन सबका मिला जुला एक रूप है। सबसे पहला पॉइंट, हर सेल का अपना एक न्यूक्लियस होता है। याद रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट क्या है, हर सेल का अपना एक न्यूक्लियस होता है। नंबर सेकंड, सेल एक बेसिक यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो अलग अलग थे। ठीक है, नंबर थर्ड पॉइंट, सेल एक वेल डिफाइंड क्लियर यूनिट मानी जाती है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स बनाए गए हैं, इन पॉइंट्स को देखने के बाद आपको पता है जब भी कोई काम किया जाता है कुछ अपोजिशन वाले होते हैं जो गलतियां निकालते हैं। अब यहां पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। सेल थ्योरी के बारे में अब तक जो भी एक्सप्लेनेशन आई है और जो भी कंक्लूजन में आपने पॉइंट सुने हैं, उनको देखते हुए कुछ ऑब्जेक्शन सामने आए, कुछ ऑब्जेक्शन पॉइंट देखे गए। वो क्या थे? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है 11th लेवल पर भी और 9th लेवल पर भी, तो आप ध्यान रखिएगा इसके। कम से कम आपको 2 पॉइंट जरूर लिखने होते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन को ये कवर कर सकता है। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि सेल थ्योरी जो हमारे पास आई, जिसके बारे में हमने काफ़ी सारे साइंटिस्ट के बारे में सुना, एक्सटेंशन के बारे में पढ़ा, और क्या बेसिक पॉइंट हो सकते हैं मॉडर्न व्यू जो सेल थ्योरी के लिए तैयार किया गया। लेकिन क्या होता है कि हर चीज़ की, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सेप्शंस होती हैं, कुछ लिमिटेशन होती हैं। अब वो लिमिटेशन क्या है सेल थ्योरी की, हम उसको देखते हैं। सबसे पहले यहां पर पॉइंट आया एब्सेंस ऑफ मोड ऑफ डिवीजन। देखिए क्या होता है कि सेल थ्योरी में बताया गया, सेल थ्योरी में बोला गया कि जो हमारे पास सेल है उस सेल के बेसिस पर नई सेल बन जाती है, डिवीजन के आधार पर। सिंपल बात, सेल थ्योरी में ऐसा बोला गया। लेकिन मोड क्या है, क्या तरीका हो सकता है? पुरानी सेल से नई सेल बनती है, भाई किस तरीके से बनती है? क्या कोई डिवीजन के टाइप्स होते हैं? जैसे आज की तारीख में आपको और हमको सबको मालूम है कि भाई माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, ठीक है। लेकिन ये सब चीजें या इसके अलावा कोई और इससे सिमिलर कोई मैचिंग करता हुआ कोई वर्ड कुछ नहीं था। सिर्फ ये कहा गया पुरानी सेल से नई सेल बन गई। भाई कैसे बन गई? कोई तरीका होना चाहिए ना इसका, पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं आया था सेल थ्योरी में, और ना ही जो उसकी एक्सटेंशन चल रही थी वहां पर भी कोई जिक्र नहीं था। तो मोड ऑफ डिवीजन को लेकर एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ था कि सेल थ्योरी में जो बोल रहे हैं पुरानी सेल से नई सेल, पर कैसे, क्या कोई तरीका है या नहीं है, कोई जिक्र नहीं था। तो ये हमारे पास एक फर्स्ट लिमिटेशन थी सेल थ्योरी की। दूसरा पॉइंट आता है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में क्या होता है, ये एक सिंपल सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, इसमें सेल जैसी मशीनरी नहीं होती है, वेल डिफाइंड यहां पर ऑर्गेनेलीज नहीं मिलती हैं, तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है। जबकि सेल थ्योरी में क्या बोला गया था कि हर सेल का अपना एक न्यूक्लियस होता है, सेल में सेल जैसी मशीनरी होती है। मशीनरी कहने का मतलब क्या है, वहां पर कोई लोहे की मशीन थोड़ी ना होती है। सेल मशीनरी का मतलब ये था सेल थ्योरी में जो बोला गया कि सेल के अंदर अपनी कुछ ऑर्गेनेली होती हैं जिनका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, लेकिन यहां पर सभी में ऐसा नहीं देखा गया। ठीक है, तो प्रोटोजोन्स को लेकर एक नई लिमिटेशन देखी गई कि भाई यहां पर ये सारी चीजें मैच नहीं कर रही हैं जैसा कि सेल थ्योरी में बोल रहे थे। एक दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 पर बैक्टीरियाज। अच्छा, बैक्टीरियाज के बारे में आपने सुना होगा। बैक्टीरियाज के वैसे ग्रुप को क्या बोलते हैं? मोनेरन्स। ठीक है, मोनेरन्स में सभी बैक्टीरिया का जिक्र आता है, साइनोबैक्टीरिया को भी आप यहां पे शामिल कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया में क्या होता है कि सभी सेल जैसी मशीनरी नहीं होती है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली होनी चाहिए जिसके बेस पर हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये एक सेल है, ठीक है, जिसमें सारी ऑर्गेनेली हमारे पास प्रेजेंट है और सब ऑर्गेनेली का इस तरह से फंक्शन होता है। लेकिन बैक्टीरियाज में भी ये समस्या थी जैसा कि प्रोटोजोन्स में थी।
ठीक है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर होती है जैसा कि आप सब जानते भी हैं। तो यहां पर 3 पॉइंट्स हमारे पास आए एक्सेप्शन को लेकर सेल थ्योरी के। ठीक है, एक्सेप्शन का मतलब होता है रूल के अगेंस्ट, क्योंकि सेल थ्योरी को लेकर जो रूल बनाए गए थे वो सभी रूल यहां पर फिट नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, नंबर 4, वायरस। ये बहुत डेंजरस है, ये सब समझ चुके हैं लास्ट ईयर से। देखिए वायरस में क्या होता है, वायरस की आपने जनरल स्ट्रक्चर देखी भी होगी कि प्रोटीन का कोट होता है ना, और सेंटर में एक जेनेटिक मटेरियल रहता है और कुछ नहीं। क्या वहां पर आपने कोई ऑर्गेनेली देखी है? वायरस तो वैसे भी एक समस्या बना हुआ है आज की तारीख में भी, उसको एग्जैक्ट प्लेस अभी भी नहीं मिल पाया है, क्योंकि वायरस क्या है, एक लिंक का काम करता है, एक कनेक्शन का काम करता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। ना तो आप इसको प्योरली लिविंग कह सकते हैं और ना ही आप इसको प्योरली नॉन लिविंग कह सकते हैं। ये एक्चुअल में नॉन लिविंग पार्ट है, लेकिन जैसे ही किसी लिविंग के कांटेक्ट में आता है तो बहुत चालाक होता है, उसकी सारी पावर्स का इस्तेमाल करता है, उसी की सेल की एनर्जी का इस्तेमाल करता है। अपने पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रोटीन का कोट है वायरस के पास और अंदर एक जेनेटिक मटेरियल है। वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल मेनली देखा जाता है वो क्या है? आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो वायरस में भी ये समस्या थी। कैसे, क्यों हम इसको एक्सेप्शन में ले रहे हैं? क्योंकि सेल थ्योरी में क्या बोला था, मैंने आपको अभी बताया कि सेल थ्योरी में बोला गया कि सेल जैसी मशीनरी, सेल के पास सेल जैसी मशीनरी होनी चाहिए और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के मिलने से बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि वायरस हमारे पास 4 पॉइंट एक्सेप्शन के तौर पर आ रहा है सेल थ्योरी के लिए। नंबर 5 में आपको याद आ रहा होगा, हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, सेल थ्योरी में जो मेन पॉइंट बनाया गया था कि हर सेल का अपना एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं कि सेल का ब्रेन है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है, ब्रेन पूरे शरीर को कंट्रोल करता है ह्यूमन के केसेस में भी। और ऐसा तो नहीं कहते ना कि भाई शरीर ब्रेन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ब्रेन क्या है हमारे पास सेल के रेस्पेक्ट में अगर आप बोलना चाह रहे हैं तो किसको नाम देंगे? कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है? वो है न्यूक्लियस। तो सेल थ्योरी में बोला गया हर सेल का अपना एक न्यूक्लियस होता है, सिंपल शॉर्ट में बात। लेकिन आप एक बात सोचिए कि क्या आरबीसी में न्यूक्लियस होता है? प्लांट सेल की अगर मैं बात करता हूं आपसे तो वहां पर आपने एक नाम सुना होगा, सीव ट्यूब। तो क्या सीव ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस होता है? नहीं होता है। तो प्लांट सेल का एग्जांपल आप लिखेंगे सीव ट्यूब, जिसमें न्यूक्लियस नहीं है। जबकि सेल थ्योरी में क्या बोला? हर सेल का न्यूक्लियस होता है। और हमारी आरबीसी की अगर बात करते हैं तो आरबीसी में भी न्यूक्लियस नहीं है। वो बात ठीक है, स्टार्टिंग स्टेज में होता है, पर डेवलपमेंटल के दौरान और फाइनली तो नहीं होता ना। ठीक है, तो हर सेल का न्यूक्लियस है, ये बात हम सभी पर लागू नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सेल थ्योरी में ऐसा बोला गया था, सब सेल का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो 5th पॉइंट पर आप क्या डालेंगे लाइंस में? आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, और क्या दूसरा नाम क्या बोलते हैं या जनरल क्या बोल देते हैं? रेड ब्लड सेल्स, सिंपल, या एरिथ्रोसाइट। इसके पास न्यूक्लियस नहीं है। और दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई अभी एग्जांपल्स के तौर पर, प्लांट के केस में सीव ट्यूब। ठीक है, तो आरबीसी और सीव ट्यूब। आरबीसी एनिमल्स के लिए एग्जांपल बन रहा है, स्पेशली ह्यूमन। ठीक है, वो तो चलिए पता ही है आपको। और ये प्लांट्स के केस में तो क्या होता है कि एनिमल में एग्जांपल आपको डालना है आरबीसी जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, और प्लांट के रेस्पेक्ट में आप क्या एग्जांपल डालेंगे? सीव ट्यूब, जिसमें न्यूक्लियस नहीं है। तो याद रखिएगा ये वो 5 पॉइंट थे हमारे पास जिसके जरिए बात साबित हो जाती है कि भाई सेल थ्योरी की एक्सेप्शन क्या हो सकती है, कि क्या सेल थ्योरी 100% सही है या नहीं। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया कि सेल क्या होती है, उसका हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया। ये सेल पर अलग से वीडियो नहीं है, सेपरेट वीडियो हमारी अलग आई है, सेल और उसके जो टाइप्स होते हैं, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, ये सब जो भी हैं। लेकिन अभी हमने क्या है, छोटा सा इंट्रोडक्शन लेना था, क्योंकि हम डायरेक्ट सेल थ्योरी को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मेन टारगेट हमारा क्या था? सेल थ्योरी, जो आपको क्लियर होनी चाहिए और 3 मार्क्स के क्वेश्चन को ये कवर करती है। ठीक है, थैंक्स बच्चों, आपने वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा। आप इसको रिवाइज कीजिएगा। एग्जाम्स ठीक है अभी काफी दूर है, अक्टूबर में अभी काफी गैप है, लेकिन आप ऐसा मत सोचिए, अभी से प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। और आप और हम मिलकर अगर मेहनत करेंगे तो अच्छे नंबर श्योरली ले सकते हैं, बिल्कुल अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। आपको कंटेंट की अगर जरूरत है, आपको लगता है कि भाई डिटेल्स हमें चाहिए, रिटन मटेरियल चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा नोट्स के लिए भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के लिए। तो आप वहां पर जाकर, हमारी आपको वेबसाइट मालूम है www.thescienceworld.in, वहां से आप कलेक्ट करेंगे
पढ़ते रहिए बच्चों, वीडियो देखते रहिए। थैंक्स बच्चों।